हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। सीरीज की ये तीसरी वीडियो हो गई है पार्ट 3, क्योंकि हमने टोटल 50 न्यूमेरिकल्स की बात की थी, जिसमें हम लोगों ने जो पहला पार्ट था उसमें लगभग 22 के करीब न्यूमेरिकल, सेकंड में भैया 15 के करीब, और इस थर्ड पार्ट में लगभग 10 के करीब न्यूमेरिकल हम लगाने वाले हैं। टोटल 47 न्यूमेरिकल्स हो गए हैं सर, ठीक है। ये 47 के 47 न्यूमेरिकल्स आप बिल्कुल कायदे से लगा लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 47 पे ही जिंदा रहें, बाकी थोड़े से और प्रैक्टिस करें, देखें अनसॉल्व में कौन से आए हुए हैं, लेकिन ये 47 आप जरूर लगा लें जो कि ब्रह्मास्त्र और बार बार पेपर में आए हुए हैं। तो सेकंड पेपर से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, एक लेंस वाला आ जाता है, एक नाभिक वाला आ जाता है, 3-4 न्यूमेरिकल आते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है, बार बार दिखेगा आपको, लेंस वाला जो कई बार आया हुआ है, 1.5 अपवर्तनांक। भाई अपवर्तनांक का मतलब होता है n, तो n का मान दे रखा है 1.5। एक समतल अवतल लेंस के अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है कितनी? 10 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या बोले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, r का मान दे रखा है कितना? 10। 1.6 अपवर्तनांक, अगर n की वैल्यू हो जाए 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबो दें तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? दिस इज द कंडीशन, ठीक है भाई। तो इसमें वक्रता त्रिज्या का देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, अभी आपको समझाते हैं कैसे करना क्या है। इसमें फॉर्मूला होता है 1/f बराबर n-1, 1/r1 माइनस का 1/r2, ठीक भाई। हमने क्या किया, पहले की कंडीशन करा 1.5 अपवर्तनांक है, यहां पे 1.5 रख दिया, समीकरण हमने 1 बना ली, कोई टेंशन नहीं है। दूसरी कंडीशन में हमेशा जब डुबोने को कहेगा तो हमें सापेक्ष, लेंस को डुबो दिया है द्रव में, तो लेंस का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक रखा जाएगा। तो सेकंड कंडीशन में f को हमने f' मान लिया, 1 बाकी भाई सब बिल्कुल वैसे, बस n का मान अब की कितना रखेंगे? 1.6 नहीं रखेंगे, बच्चे यही गलती करते हैं कि दोबारा में 1.6 रख दिया। अबे 1.6 क्या है? 1.6 है द्रव का, जिसमें हमने लेंस को डुबोया है। तो अगर सिर्फ द्रव रख दो तो लेंस का कोई रोल ही नहीं रहेगा इसका मतलब। तो पहले वो सिर्फ लेंस था, अब लेंस का अपवर्तनांक द्रव के हिसाब से, द्रव में डुबो दिया है, तो कैसे लिखेंगे? लेंस वाला ऊपर और जो द्रव है उसका नीचे रख देंगे, ठीक है। दूसरी समीकरण बना लेंगे, दोनों को भाग दे देंगे, भैया भाग दे के आखिरी में जब आप हल करोगे, एक फोकस दूरी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? देखो f का मान दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर। सॉरी सर, नहीं सर, f का मान 10 नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, इसे सही कर लीजिएगा जरा। देखिए वक्रता त्रिज्या का मतलब ये रखा, r का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो r बराबर फार्मूला होता है 2f, 10 सेंटीमीटर, यानी 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, तो f का मान कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे f का मान रख लोगे 5 सेंटीमीटर, या धोखे से यहाँ पे 10 लिख गया है भाई, मेरे भाई इसलिए कहते हैं वीडियो जरूर देखा करो। ये पीडीएफ में धोखे से यहाँ पे 10 लिख गया है, तो यहाँ 10 की जगह पे क्या कर लेना? 5, क्योंकि 5 वक्रता त्रिज्या r का मान 10 दे रखा है, ठीक है। और r बराबर क्या होता है? 2f, तो 2 से काट देंगे, यानी f का मान कितना? 5 होगा, 5 रख दिया, f' का मान जो भी निकल के आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। बिल्कुल आसान है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो भाई, सेम सिंपल फार्मूला है। f का मान दे रखा है, f' पूछ रहा है, एक बार नॉर्मल एक बार डुबो के, दोनों मान रख दिया, भाग दोगे जो पूरा इंतजाम 1/r1 वाला पूरा व्यवस्था कट जाएगी, जो बचेगा वो ये सिनेरियो, ठीक है। यहाँ 10 की जगह पे 5 होगा भाई, ठीक। अगला, मुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, ये मान के चलिए ब्रह्मास्त्र सवाल लग रहा है, इन्हें छोड़ नहीं सकते आप। ये सवाल भी 2022 में आया हुआ है, प्लस ये सवाल 2 तरीके से आता है। पहला तरीका ये है, और दूसरा तरीके में आपको कोई तत्व दे देगा, ठीक है। अभी कैसे बताते हैं। तो यहां जब भी मुक्त ऊर्जा का परिकलन करने को कहे, कुछ नहीं करना है, पहले वालों में से बाद वालों को हमें घटा देना है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान में क्षति निकालते हैं। द्रव्यमान क्षति का मतलब कितनी कमी हुई, तो कमी कैसे निकालोगे? पहले जितना था जोड़ दिया, उसमें से घटा दिया बाद वाला, ठीक है, तो कमी निकल आएगी। ये सारे द्रव्यमान आपको दे रखे होंगे, देखो द्रव्यमान दे रखे हैं, तो द्रव्यमान जब दे रखे होंगे तो बस क्या है, ये देखो मास ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी जो क्रिया कर रहा है, मतलब जो इधर वाले हैं उनका, यानी अभिकारक का, माइनस का मास ऑफ प्रोडक्ट यानी इधर वाला, इन दोनों को जोड़ा, इसमें से इसे हमने जोड़ के घटा दिया, घटा देंगे तो डेल्टा m का मान निकल आएगा। काहे का मान? डेल्टा m का मान निकल आएगा। ये देखो डेल्टा m का मान निकल आया। जब डेल्टा m निकल आया तो डेल्टा m निकल के आएगा AMU में, और एक AMU में होते हैं 931 MeV, तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 931 से, यानी डेल्टा B का मान यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 4.78 MeV। तो ये डायरेक्ट है। अगर बाई चांस कभी ऐसा दे दे, कैसा? ऐसा मान लिया लिख के आ गया 8O16, तब क्या करोगे भाई? तो लो भैया 8O16 लिख के आ गया तो क्या करेंगे? 8O16 अगर लिख के आ जाए तो जितना नीचे लिखा होता उतना इसका नंबर होता है, तो इसमें प्रोटॉन होंगे भैया 8, कितने होंगे?
जो नीचे लिखे होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो तो 16 में गए 8, तो न्यूट्रॉन भी होंगे 8। फिर से समझ लीजिए, जो नीचे लिखा है वही इसका नंबर है, वही इसमें प्रोटॉन है, यानी नंबर कितना है 8, प्रोटॉन भी कितने हैं 8, लेकिन अगर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दें तो वो न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक भाई, अब करना क्या होता है जरा देखो, बिल्कुल आसान है। नाभिक कैसे बनता है, देखो भैया, सबसे पहले ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को अलग अलग नापते हो तो वजन थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला के नाभिक बना देते हो तो वजन थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि मिलते समय द्रव्यमान में थोड़ी सी कमी हो जाती है। कह दो जब दो लोग मिलेंगे तो ऊर्जा में कमी हो जाएगी। अरे यार, दो आदमी अगर शादी करना चाहते हैं तो ऐसे ही थोड़ी मिल जाएंगे। मान लिया मेरे पास 5 करोड़ रुपए है, किसी और के पास 5 करोड़ रुपए है, अब शादी करना है हम लोगों को, तो क्या होगा, 1-2 करोड़ हम लुटा देंगे, 1-2 करोड़ उसके लुट जाएंगे, तो खर्च होती है ना चीजें, तभी तो। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि मान लिया 5 रुपए के आलू अलग ले लिए, 5 रुपए के आलू अलग ले लिए, आपकी तरीके से समझाते हैं तो ज्यादा मिल जाएंगे, ज्यादा चटनी डलवा सकते हो। लेकिन अगर तुम इकट्ठा कर दोगे ना तो भैया 10 रुपए में चटनी भी एक कितनी बार चटनी डलवाओगे जाके, भाई शर्म आएगी, तो 2 बार की तुलना में कम कर पाओगे ना। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग होता है तो थोड़ा सा द्रव्यमान ज्यादा होता है, जब दोनों मिलकर नाभिक बना लेते हैं तो द्रव्यमान कम हो जाता है। तो क्षति निकालने का तरीका जो होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अलग अलग द्रव्यमान में से नाभिक का द्रव्यमान घटा देंगे। प्रोटॉन कितने हैं इसमें, देखो 8 हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं 8 हैं, और 8 गुणे प्रोटॉन का द्रव्यमान, 8 गुणे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में से घटा देंगे नाभिक का द्रव्यमान, जो आपको दे रखा है 15.79491। ठीक है भाई, बस अब क्या है, डेल्टा एम का मान आ जाएगा एएमयू में। एएमयू, एक एएमयू में कितने एमईवी होते हैं, 931 एमईवी होते हैं भाई, मान रख देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, इस तरीके से चीजें चलती। तो डेल्टा 20 से ऊर्जा निकालनी होती है इसमें। ठीक भाई, किसी प्रश्न का कार्यफलन को लिखते हैं W से। ठीक है, ये देखो W का मान भाई दे रखा है आपको, बिल्कुल आसान चीजें हैं यार, आराम से कर सकते हो। ये W का मान आपको दे रखा है, W बराबर है इतना, EV का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटाते हैं तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 से गुणा कर देते हैं। ठीक है भाई, इसके लिए देहली आवृत्ति बताओ, देहली आवृत्ति, न्यू माने आवृत्ति, 0 लगा दिया तो देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति क्या होती है, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू, इससे कम पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो देहली आवृत्ति है। ठीक है, फार्मूला लगा दिया, क्या, W बराबर होता है h न्यू 0। ठीक भाई, अगर बाई चांस देहली तरंग दैर्घ्य पूछ ले तो आप फार्मूला लगाना W बराबर hc/λ0। ठीक है, लेकिन यहां पे नहीं पूछी तरंग दैर्घ्य, यहां पूछी आवृत्ति। तो h, अब h क्या है, h है प्लांक नियतांक, इसका मान आपको याद होना चाहिए 6.6 गुणे 10 की घात -34 होता है। मान रख के हल कर दिया, आंसर आ गया हर्ट्ज में। hz का मतलब हर्ट्ज या इसी को प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। 2 तरंगें जिनकी तीव्रताओं में अनुपात 9:1 है, व्यतिकरण उत्पन्न कर रही हैं, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात आपको बताना है भाई। ठीक है, बिल्कुल आसान है। कह रहा कि तीव्रताओं का अनुपात यानी I1/I2 का जो अनुपात है वो 9:1 है, और I बराबर होता है A², तो A1² A2², स्क्वायर हटाया तो आया A1/A2 बराबर 3/1। जब अनुपात में चल रहा होता तो साथ में नियतांक ले लेते हैं, तो हमने मान लिया A1 का मान 3A है और A2 का मान सिर्फ A है। ठीक है भाई, दोनों के मान आ गए। ये फार्मूला होता अधिकतम बटे न्यूनतम का, दोनों के मान हमने रख दिए, काटा पीटा 4:1 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जबकि एक लेंस को इनके बीच में रखा जाता है, तब लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक भाई, देखो भैया बहुत आसान है, यहां देखिए, एक लेंस बीच में रख दिया गया, इधर कह रहे कोई वस्तु है, इधर बनता है प्रतिबिंब, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर इंतजाम है, तो जाहिर सी बात 20 दूरी इधर की होगी, 20 इधर की होगी, जब बीच में रखा गया है। हमेशा वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं, और इधर वाली दूरियां हमेशा माइनस होती हैं, उधर वाली दूरियां हमेशा प्लस होती हैं। ठीक है भाई, तो U का मान -20 ले लिया, B का मान प्लस के 20 हो गया। फार्मूला लेंस के लिए ये होता ही है, मान रख दिया। जब F निकल आएगा तो P पावर होती है 1/F, P मतलब पावर, पावर माने क्षमता होती है, पावर माने क्या होती है, क्षमता, लेकिन F का मान सेंटीमीटर में है भाई, 10 सेंटीमीटर। क्षमता निकालने के लिए मान हमेशा मीटर में होना चाहिए, तो हमने इसे 100 से भाग दे दिया, 100 चला जाएगा ऊपर, 10 से काट देंगे, 10 धाम 100, यानी P का मान कितना आ जाएगा, 10 डायोप्टर। ठीक है भाई, कोई समस्या, बढ़िया।
5500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 22 × 10⁻⁻5 चौड़े रेखा छिद्र पर अभिलंबवत आपतित होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट के किसी और प्रथम दो निम्नस्थ, ठीक है, प्रथम दो निम्नस्थ की कोणीय स्थितियों को ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। θ1 बराबर लैम्डा पानी, मान आपको दे रखा है, ये लैम्डा है, ये ई है। सेंटीमीटर हटाएंगे, -2 लगाएंगे तो ये -7 हो जाएगा। यहां एंगस्ट्रॉम हटाएंगे, -10 लगाएंगे तो ये मीटर हो जाएगा। काटा पीटा आंसर। ऐसे θ2 के लिए 2 से गुणा कर देंगे, काटा पीटा आंसर। ठीक है भाई। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 eV है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी है? 13.6 eV है। हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होगी? तो फार्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, E बराबर Z² 13.6। हीलियम की पूछ रहा है, हीलियम का नंबर 2 होता है तो Z का मान कितना रख दिया? तो 2 का स्क्वायर गुणा करेंगे 54.4 eV आंसर आ जाएगा। ठीक है। बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य 4860 एंगस्ट्रॉम है, तो ज्ञात करना है रेडबर्ग नियतांक। बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। ठीक है भाई। बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा क्या फार्मूला होता है? जरा देखिए भाई, बामर श्रेणी के लिए होता क्या फार्मूला? फार्मूला होता है 1/2² - 1/n² होता है। ठीक है। यहां मान शुरू होता है n बराबर 3, 4 ऐसे करिए। प्रथम रेखा का है तो यहाँ 3 का स्क्वायर, द्वितीय रेखा का है तो 4 का स्क्वायर, तृतीय का है तो 5 का स्क्वायर, ऐसे चलता है भाई। ठीक है। तो यहाँ द्वितीय रेखा है तो 3 के बाद का 4 का स्क्वायर रख दिया। R का मान हमें चाहिए है, सारे मान आपको दे रखे, हल करेंगे। रेडबर्ग नियतांक का मान याद करा इतना होता है, याद होना चाहिए रेडबर्ग नियतांक का मान। ठीक है। अगर प्रथम रेखा का है तो 4 नहीं बल्कि 3 रख देंगे। तो प्रथम रेखा का फॉर्मूला रख के लैम्डा का मान निकाल लिया। ठीक है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में प्राप्त व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई हेतु जो चीजें इस तरीके की दे रखी होंगी। अदीप्त के लिए पूछेगा, दीप्त के लिए पूछेगा, बिल्कुल आसान होता है। देखो भाई, स्लिटों के बीच की दूरी, यानी जो 2 छेद होते हैं, छेदों के बीच की दूरी जो होती है उसे स्मॉल डी मानते हैं, दे रखी है। तरंग दैर्घ्य को लैम्डा मानते हैं। स्रोत तक की दूरी कैपिटल डी मानते हैं। अदीप्त फ्रिंज के लिए हमेशा यह फार्मूला होता है। 5वीं का है m का मान 5 रख देना, 6ठी का है m का मान 6 रख देना। इसमें सवाल में अदीप्त का है, बाई चांस दीप्त कह दे तो यह वाला फार्मूला होता है दीप्त के लिए। m का मान लैम्डा सारे मान रख देते हैं, हल होके भैया आंसर आ जाएगा। फ्रिंज चौड़ाई चाहे दीप्त का है चाहे अदीप्त का है, एक ही फार्मूला होता है फ्रिंज चौड़ाई, W बराबर लैम्डा d/d। सारे मान रखोगे आंसर आ जाएगा। आखिरी में किसी दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी है इतनी। अभिदृश्यक को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव और नेत्रिका को कहते हैं आईपीस। तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस, ये देखिए सर फार्मूला लगा देंगे, बस क्या है दिक्कत, ये देखिए FO और FE। फार्मूला आवर्धन क्षमता को m से लिखते हैं। फार्मूला होता है m बराबर माइनस का FO/FE, मान रख दिया -24। बीच की दूरी पूछिए तो जोड़ देते हैं, FO + FE दोनों को जोड़ देंगे, 150 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है भाई। तो इस तरीके की चीजें आपको करनी है। उम्मीद करते हैं, देखो भैया अभी तक हम लोगों ने कितने सवाल लगा लिए टोटल? तीनों पार्ट मिला के हम लोगों ने 47 न्यूमेरिकल्स लगाए हैं पूरी किताब में से। ये सारे के सारे रामबाण और ब्रह्मास्त्र न्यूमेरिकल हैं। लेकिन इसके अलावा आप अगर मॉडल आपके पास है, मॉडल ही होना चाहिए। ठीक है। एंड टाइम पे एक मॉडल तो कम से कम खरीद सकते हो। मॉडल है तो उसमें देखो किस पे ज्यादा सन पड़े हुए हैं। मॉडल भी हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन हाँ मास्टरमाइंड एक बेहतरीन मॉडल पेपर है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में उसमें सारे सारी चीजें 2022 में कौन से सब पड़े होते हैं, सोल्यूशन कायदे का होता है। अवतार वगैरह में बहुत ज्यादा चीजें, ठीक है, अंधाधुंध दे रखा है, तो उतना नहीं करना है। लेकिन हाँ एंड टाइम पे अगर आपको टाइम मिल रहा, अभी भी आपके पास लगभग 10 दिन है दोस्त। ठीक है। तो 10 दिन बहुत होते हैं। इन 47 सवालों को लगाइए। हमने इसलिए लगा के दे दी है पीडीएफ, कोई ऐसा नहीं कि खाली सवाल दे दिए, नहीं, सारे लगा दिए, आपको हल भी करा दिए। पीडीएफ टेलीग्राम BD-KT 12 पे मिल जाएगी। मन लगा के इसे हल करिए। बाकी जिन पे ज्यादा सन पड़े हुए हैं उन्हें एक बार सवालों को देख लीजिए। थ्योरी सारी हम करा ही चुके हैं, मन लगा के भगा के देख डालो यार, बस बात खत्म हो गई। बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, सब कुछ तो करा दिया भाई। और कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके बताइए। हिंदी के शॉर्ट्स आपके लिए ला रहे हैं, कल हमने 2022 के जितने विकल्प थे करा दिए थे। तो बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम BD-KT 12 पर। थैंक यू जी।